everyone, welcome back to my channel Limitless Learning. So our today's topic is Contract of Agency Part 1. मैं इस टॉपिक को कवर दो पार्ट्स में करूंगी, तो आज हम पार्ट 1 में पढ़ते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट इज मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. व्हाट डज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी सेज? तो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी एक लीगल अग्रीमेंट है बिटवीन टू, मतलब टू से इन्फर होता है कि यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं वेयर द प्रिंसिपल हैज एम्प्लॉयड द एजेंट. वो दो पार्टीज कौन सी हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट. तो प्रिंसिपल ने एम्प्लॉय किया है एजेंट को टू डू एनी एक्ट फॉर अदर मतलब किसी थर्ड पर्सन के लिए. वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होते बिकॉज वो तीसरा पर्सन कभी कोई और होता है. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो दो पर्सन के बीच में होता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट. एजेंट को अपॉइंट किया जाता है प्रिंसिपल के काम को करने के लिए किसी और पर्सन के लिए. एंड वेयर बाय द एक्ट्स ऑफ द एजेंट बिकम्स बाइंडिंग ऑन द प्रिंसिपल. जो एजेंट के एक्ट्स होते हैं, मतलब जितने भी एजेंट ने एक्ट करे हैं प्रिंसिपल की अथॉरिटी में रहकर, वो प्रिंसिपल के ऊपर बाइंडिंग है अपॉन सर्टन एक्सेप्शंस. ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं. ये कहता है कि एक्ट्स ऑफ द अपने किसी काम के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं. यूजुअल स्टेटमेंट ये होता है. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या कहता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहता है कि एजेंट अपने एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है उतना जितना उसके एक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है. तो एजेंट्स के एक्ट के लिए प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उसके ऊपर कुछ एक्सेप्शंस है. बिफोर दिस हम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के अंडर पढ़नी है, तो इस क्लास में हम वो पढ़ेंगे. सेकेंड चीज़ है कि ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है उसमें जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है वो फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है. दैट इज अ रिलेशन ऑफ ट्रस्ट एंड बेनिफिट्स. कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे एंड कुछ एक दूसरे के ऊपर भरोसा है. प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर भरोसा करके उसको अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर्स डेलीगेट करता है, तो इसलिए इसको फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के अंदर कैटेगराइज किया है. नेक्स्ट इज हु इज एन एजेंट. एजेंट होता कौन है? तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 182 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 182 ने डिफाइन किया है एजेंट को एक ऐसा पर्सन जिसको एम्प्लॉय किया जाता है कुछ काम करने के लिए फॉर अनदर, टू डू एन एक्ट फॉर अनदर, या फिर प्रिंसिपल को, मतलब और टू रिप्रेजेंट अनदर इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन. मतलब प्रिंसिपल को वो रिप्रेजेंट करता है किसी तीसरे पर्सन के साथ डील करते वक्त. he works as a representative of the principal. ठीक है, एजेंट वो होता है. अब एजेंट कौन बन सकता है? कोई भी एजेंट बन सकता है? नहीं. कॉन्ट्रैक्ट को हम ध्यान में रखें, हम कॉन्ट्रैक्ट की वैलिड एसेंशियल्स को ध्यान में रखें, तो हम कहते हैं कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तभी आ सकता है जब वो एक मेजर हो, साउंड माइंड का हो. तो यहाँ पे भी एजेंट की क्वालिफिकेशंस में यही आता है कि ही इज क्वालिफाइड टू बी एन एनी पर्सन इज क्वालिफाइड टू बी एन एजेंट ओनली if he has attained the age of majority and is of sound mind. ठीक है, साउंड माइंड का होना चाहिए, मेजोरिटी एज होनी चाहिए और इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हैं. अब प्रिंसिपल कौन होता है? प्रिंसिपल होता है जो इसको एम्प्लॉय कर रहा है. ठीक है, तो 182 में ही डिफाइन किया गया है द पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज सो रिप्रेजेंटेड. यहाँ पे रिप्रेजेंट की बात की थी ना, तो हु इज सो रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एंड द पर्सन हु हैज डेलीगेटेड हिज अथॉरिटी इज द प्रिंसिपल. दो चीज़ें हैं, जिसको रिप्रेजेंट करा जाए वो भी प्रिंसिपल है, जो अपनी अथॉरिटी एजेंट को देता है वो भी प्रिंसिपल होता है. ठीक है, ये भी. और अब प्रिंसिपल कौन हो सकता है? तो सेम कंडीशंस यहाँ पे भी अप्लाई होती हैं कि ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, एज ऑफ मेजॉरिटी एंड ही शुड नॉट बी एन इंसॉल्वेंट. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिया है एक, जैसे पावर ऑफ अटर्नी. अगर आप किसी कंपनी को ओन करते हो और आप अपनी कुछ पावर्स, आप बॉस हो, आप अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट कर देते हो, कुछ मेजर पावर्स एक बॉस की जो सिर्फ बॉस की होती है, तो आप अपनी पावर्स डेलीगेट कर देते हो जब किसी दूसरे पर्सन को कि इन केस ऑफ माय एब्सेंस आप मेरे काम कर सकते हो, आप उसे पावर ऑफ अटर्नी दे देते हो. तो उस केस में यहाँ पे भी वो एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप अराइज हो जाता है कि आपके बिहाफ पे वो काम कर रहा है, आपका काम कर रहा है, तो वो भी एक प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है. सपोज मैं एक पर्सन हूँ, मैं रहती हूँ मुंबई में, मैंने एक शॉप ओन करी हुई है सूरत में, तो मैंने वहाँ पे सूरत में शॉप ओन किया, बट मैं मुंबई टू सूरत ट्रैवल नहीं कर सकती रोज़ रोज़. तो मैंने वहाँ पे एक पर्सन को एम्प्लॉय किया है कि आप मेरी शॉप का ख्याल रखो, जितने भी प्रॉफिट्स, लॉसेस, अकाउंट्स, मेंटेनेंस सब होगा वो आप मुझे बताओगे और मैं
कभी कभी विजिट करूंगी, तो मैंने अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी उसको डेलीगेट कर दी उस शॉप को ओन करने की, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन आती है। तो वो जो सेकंड पर्सन है जो मेरे बिहाफ पे वहाँ पे शॉप पे काम कर रहा है, ही और शी इज माई एजेंट एंड आई एम द प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, मतलब किस किस तरीके से हमारी एजेंसी जो है वो क्रिएट हो सकती है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। ये हमने हर जगह पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएशन के लिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, वो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी हो सकता है, इम्प्लाइड अग्रीमेंट भी हो सकता है। तो जो एजेंसी है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस तो हमें पता है कि एक्सप्रेस करना, जताना। अब जताओगे कैसे आप, या तो आप उसे लिख कर बताओगे या आप उसे ओरली बताओगे। ठीक है, ये है अंडर सेक्शन 187। सेकेंड इज इम्प्लाइड अग्रीमेंट। किसी के हाव भाव से आप पता करते हो, किसी के एक्शन से, किसी के बिहेवियर से, जब आपको लगता है कि दैट पर्सन इज, वो मुझे इंक्लूड कर रहा है अपने साथ अग्रीमेंट में या अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में, उसे हम कहते हैं इम्प्लाइड अग्रीमेंट। तो इसके अंदर दो केसेस आते हैं। फर्स्ट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल एंड सेकेंड इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। ये टर्म्स काफ़ी सुनी सुनी है, हमने बिजनेस स्टडीज़ में 11th-12th में पढ़ा है, मैनेजमेंट बाय एस्टॉपल एंड मैनेजमेंट, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, तो ये भी सिमिलर है। यहाँ पे एजेंसी बाय एस्टॉपल अंडर सेक्शन 237 ये कहता है कि जब एक, जैसे ए टेल्स बी, मैं एग्जाम्पल से बताती हूँ कि ए ने बी को बोला कि वो सी का एजेंट है, उसने बोल दिया, ठीक है, लेकिन वहाँ पे सी प्रेजेंट था और सी ने इस बात से डिनाई नहीं किया कि नहीं ये एजेंट मेरा एजेंट नहीं है। वो वहाँ पे खड़ा था, वो सुन रहा था, वो ये सब कुछ जानता था। तो अगर जानते बूझते भी वो उसको ये नहीं बोलता कि वो मेरा एजेंट नहीं है, तो यहाँ पे एजेंसी क्रिएट हो जाती है बाय एस्टॉपल। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में बी ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि वो सी का एजेंट है, तो उसके एक्ट्स के लिए सी रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय होल्डिंग आउट समझ लो इसका एक एक्सटेंशन है, जिसके अंदर एजेंसी बाय एस्टॉपल तो हो गई, मतलब ये वाली सिचुएशन तो अराइज होगी, प्लस उसके एक्ट्स, मतलब प्रिंसिपल ने उसके साथ कुछ एक्शंस किए हैं जिसकी वजह से ये कंप्लीटली एम्प्लाई होता है कि हाँ ये एजेंसी है, मतलब एक्ट्स डन बाय द प्रिंसिपल। सपोज एजेंट ने एक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, किसी पर्सन ने एक्ट किया बीइंग वेदर ही इज एन एजेंट और नॉट, बट उसने उस एक्ट किया एंड उसने प्रिंसिपल को, दैट इज एक पर्सन को अपने साथ बाइंड कर लिया, और प्रिंसिपल ने उसके एक्शंस को रेटिफाई कर दिया, सुधार दिया या अप्रूव कर लिया उसके एक्शंस को, जिस एजेंट, सपोज एजेंट के एक्शंस को, तो वहाँ पे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट आ जाएगी, क्योंकि उसने डिनाई नहीं किया कि ये एक्शंस उसने मेरी अथॉरिटी में नहीं किए थे। सेकेंडली उसने उसके एक्शंस को रेटिफाई भी कर दिया, तो यहाँ पे एजेंसी बाय होल्डिंग आउट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। ज़रूरत की वजह से, किसी एमरजेंट सिचुएशन की, इमरजेंसी की कोई सिचुएशन आ गई या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में जब एजेंसी क्रिएट होती है और जहाँ पे एक पर्सन इज बाउंड टू एक्ट ऑन अनदर पर्सनस बिहाफ, उसकी मजबूरी होती है या फिर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे एक्ट करने की किसी और पर्सन के बिहाफ पे, तो वहाँ पे एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट होती है। आई एम सॉरी, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो जहाँ पे एजेंसी बाय नेसेसिटी में इस तरह के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे यूजुअली होता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट होता है या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होते हैं या रिटायरमेंट डिसीजंस लेने होते हैं, तो उस केस में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं या फिर लीगल हायर्स होते हैं, आपके बिहाफ पे वो आपके लिए डिसीजंस ले सकते हैं, आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं इन केस यू आर इनकैपेसिटेड टू परफॉर्म। तो उस केस में वो आपके बिहाफ पे परफॉर्म कर सकते हैं और इसलिए उसको कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। जब लॉ आपको डिमांड करता है या लॉ ट्रीट करता है दो पर्सन को एज एन प्रिंसिपल एजेंट की रिलेशनशिप की तरह, तो उसको हम कहते हैं एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, जहाँ पे एजेंट ने एक्ट किया प्रिंसिपल के बिहाफ पे, चाहे और उस बात की नॉलेज प्रिंसिपल को नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन प्रिंसिपल उसको एक्सेप्टेंस दे देता है, अप्रूव कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि प्रिंसिपल को उस बात की नॉलेज नहीं थी और वो एक्ट जो था वो एजेंट के अथॉरिटी में था, मतलब प्रिंसिपल ने कुछ डेलीगेट किए पावर्स, उसको एक अथॉरिटी दिया, उसको कुछ हक दिया है, और ठीक है, अब
एजेंट ने वो अपने हक के अंदर, अपनी अथॉरिटी के अंदर कुछ काम किया, लेकिन इस बात की नॉलेज प्रिंसिपल को नहीं थी। लेटर ऑन प्रिंसिपल को सही लगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया, गुड फाइन, रेटिफाई हो गया। इन एनी केस एजेंट ने इस तरह का काम किया है जो उसकी अथॉरिटी के अंदर नहीं था, तो प्रिंसिपल चाहे तो वो उस एक्ट को रेटिफाई नहीं भी करे क्योंकि वो उसकी अथॉरिटी के बाहर था, एंड मे बी एजेंट को उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़े। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज़ें थी। नेक्स्ट आते हैं टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। अब एजेंसी क्रिएट हो गई हमारी, अब एजेंसी टर्मिनेट कैसे हो सकती है? तो एजेंसी दो तरीके से टर्मिनेट हो सकती है। टर्मिनेशन मतलब खत्म हो सकती है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, पार्टीज के एक्शंस की वजह से, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, दो चीज़ों से। तो फर्स्ट हमारा है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में फर्स्ट इज बाय अग्रीमेंट। बाय अग्रीमेंट से मतलब होता है कि यहाँ पे जो अथॉरिटी है वो दोनों के पास है, प्रिंसिपल के पास भी है और एजेंट के पास भी है, मतलब वो दोनों म्यूचुअली आपस में अग्रीमेंट कर कर अपनी एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब आते हैं रिवोकेशन पे। रिवोकेशन का मतलब होता है टू कैंसिल। तो एजेंसी की क्रिएशन को रिवोक करने की जो पावर है वो सिर्फ प्रिंसिपल के पास है, एजेंट के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो रिवोक कर सकता है, लेकिन अगर उसने ऐसे किया जैसे प्रिंसिपल ने कुछ काम दिया एजेंट को करने के लिए एंड ही हैज एक्सरसाइज दैट वर्क, उसने अपनी पावर्स का एक्सरसाइज कर लिया एंड पार्टली एक्सरसाइज किया, सम वर्क हैज बीन डन एंड सम हैज लेफ्ट, तो उस केस में प्रिंसिपल बीच में ही एजेंसी की जो एजेंसी है उसको रिवोक नहीं कर सकता, वो बीच में रिवोक नहीं कर सकता। बिफोर उसने अपनी पावर्स एक्सरसाइज करी है उससे पहले प्रिंसिपल के पास राइट है उसको रिवोक करने का, बट बीच में नहीं है, या तो खत्म होने की बात करे या पहले करे, बीच में वो एजेंसी का जो रिलेशनशिप है या एजेंसी है उसको रिवोक नहीं कर सकता। सेकेंडली, अगर जो एजेंसी का टाइम पीरियड है वो फिक्स टाइम पीरियड है, सपोज 2 महीने का या 3 महीने का या 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगर वो 1 साल से पहले अपनी एजेंसी, प्रिंसिपल जो है एजेंसी को ख़त्म करना चाहता है, कैंसिल करना चाहता है, तो उसके लिए उसे एजेंट को कॉम्पनसेट भी करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बाय एजेंट रिनाउंसिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। मतलब रिनाउंसिंग क्या मतलब, वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग एज एन एजेंट वो उसको विड्रॉ करना चाहता है, अब वो एजेंसी के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, तो उसके लिए टर्म लिया है रिनाउंसिंग। यहाँ पे ये जो रिनाउंसिंग की जो पावर है वो एक्सरसाइज कौन कर सकता है? सिर्फ एजेंट, प्रिंसिपल रिनाउंस नहीं कर सकता। ठीक है, तो इस केस में भी सेम चीज़ है कि अगर वो बिफोर फिक्स टाइम पीरियड रनाउंस करना चाहता है, छोड़ के जाना चाहता है एजेंसी, तो उसके लिए उसे प्रिंसिपल को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो दोनों में कॉम्पनसेशन चीज़ सेम है। यहाँ पे जो रिवोकेशन की पावर है वो बस ये बोल रहा है कि वो प्रिंसिपल के पास है, और जो रनाउंसिंग की पावर है वो एजेंट के पास है। ठीक है, दोनों में ख़त्म एजेंसी ही हो रही है। अब आते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो इसके अंदर है बाय ऑन कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। अगर एजेंसी किसी एक चीज़ को करने के लिए थी, या प्रॉपर्टी का सेल या किसी भी और चीज़ के लिए एजेंसी जिस भी चीज़ पर्पस के लिए क्रिएट की गई थी, अगर वो बिजनेस जो है वो पर्पस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। सिमिलरली टाइम पीरियड, अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और अब उसके बाद एजेंसी ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। डेथ ऑफ ईदर प्रिंसिपल और एजेंट, अगर दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, सिमिलरली एजेंसी भी टर्मिनेट हो जाएगी। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होता है जो इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है जिसके ऊपर आपने एजेंसी क्रिएट की, जिसके बेसिस पे आधार रखकर जिसको आपने एजेंसी क्रिएट की, अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो एजेंसी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि अगर आपने किसी एजेंट को अपॉइंट किया अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, जगह जगह आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, आपने एजेंट को अपॉइंट किया कि आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ बेचनी है, समझ लो उसमें से वो सारी प्रॉपर्टीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गई। 2-3 प्रॉपर्टीज़ थी, वो तीनों की तीनों डिस्ट्रॉय हो गई, कहीं पे फ्लड्स आ गए, कहीं पे लैंडस्लाइड हो गई, कहीं पे आग लग गई, तो वो तीनों प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, सब्जेक्ट मैटर खत्म, जिस पर्पज़ के लिए आपने किया था वही चला गया, तो उस केस में एजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन फर्म या कंपनी को आता है, तो इन एनी केस अगर जो हमारा प्रिंसिपल है वो एक फर्म है या कंपनी है, तो उसके डिसॉल्व होने की वजह से, उसके डिसॉल्व होने पर एजेंसी जो है वो खत्म हो जाएगी। इंसेनिटी, पागलपन, ये गिवन है अंडर सेक्शन 209। तो अगर
प्रिंसिपल हो चाहे एजेंट हो, दोनों में से कोई भी अगर इंसेन हो जाता है तो उस केस में एजेंसी टर्मिनेट हो जाएगी। दूसरे के पास पावर है कि वो अपनी एजेंसी को ख़त्म कर सकता है ऑन द ग्राउंड्स की जो प्रिंसिपल है या एजेंट है ही हैज़ बिकम इनसेन पर्सन। एंड सिमिलरली इंसॉल्वेंसी, अगर कोई बैंकरप्ट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, उसके पास अपनी इतनी सारी लाइबिलिटीज़ हैं कि उसके एसेट्स भी पूरे नहीं पड़ रहे उन लाइबिलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो उस केस में भी जो एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड गाइज कीप सपोर्टिंग। बाय बाय एंड थैंक यू।